चैप्टर नंबर 3 खोज रहे थे कि सर कम टाइम के अंदर हम लोग रिवीजन कर लें, क्योंकि अब एग्जाम के लिए बहुत कम टाइम बचा है और लास्ट मिनट जो रिवीजन होता है उसको हम लोग कर लें। तो आप सभी का वेट है वो ओवर हो गया। जी हां, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं साइंस अड्डा 24/7 के ऊपर, जहां मैं आप सभी को करा रहा हूं इस सीरीज के अंदर हर एक चैप्टर को 15 से 18 मिनट के अंदर कंप्लीट रिवाइज, जिससे आप लोगों के कॉन्सेप्ट हो जाए क्रिस्टल एंड क्लियर। क्योंकि आप लोगों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि सर किस तरीके से अपना सिलेबस है उसको कंप्लीट करें जिससे एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो सिलेबस को कंप्लीट करने की जिम्मेदारी आपके भाई ने ली है, तो उसी को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है सर ये चैप्टर का नाम क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि आप सभी को पता है कि स्टार्टिंग के 2 चैप्टर के अंदर चार्ज आपका क्या था, रेस्ट के ऊपर था। इसमें क्या आ जाएगा, मोशन के अंदर आ जाएगा। वहीं से सारी कहानी आप लोग देखोगे। तो स्टडी जब आप लोग कर रहे हो उसी की मोशन के अंदर, तो वो आप लोगों का क्या कहलाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी आप सभी का कहलाएगा। अब सबसे बड़ी बात यहां पे आ गई है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो बेटा देखो I = Q/T होता है, यानी कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर रहे हैं थ्रू अ कंडक्टर की। तो कंडक्टर के अंदर कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसकी बात आप लोग करोगे तो हो जाएगा I = Q/T हो जाएगा। अगर I = Q/T है तो अगर आप लोग इस तरीके से इसको लिखना चाहते हो, क्या बोलो सर, Q = क्या होता है, NE होता है डिवाइडेड बाई T हो जाएगा। तो अगर N की वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा I × T डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा, E आप सभी का हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप लोग इसको कर सकते हो। दूसरी चीज अगर आप लोग यहां पे देखोगे तो वो है एवरेज और एक इंस्टेनियस। इंस्टेनियस का मतलब क्या होता है, एक बहुत छोटे टाइम इंटरवल की बात आप लोग कर रहे हो। जैसे एग्जांपल के लिए आप बाइक चला रहे हो, मैं बोलता हूं बेटा इस टाइम पे तेरी स्पीड कितनी है, तुम बोलोगे भैया 120 की स्पीड है। तो वो क्या हुआ, तुम्हारा इंस्टेनियस वैल्यू हुई, यानी कि सर वो क्या हो जाएगा, I इंस्टेनियस = dQ/dt आप सभी का हो जाएगा। वहीं अगर एवरेज की बात करेंगे तो del Q/del T हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको क्या लिखोगे, बोले सर ये होता है Q2 - Q1 आप सभी का हो जाएगा, और ये क्या हो जाता है T2 - T1 आप सभी का हो जाता है। इसके बाद में हम लोग करंट डेंसिटी की बात करते हैं। तो सिंपली आप लोग एक चीज देख लीजिए कि भैया करंट कितना एक पर्टिकुलर एरिया से होकर निकल रहा है, उसकी बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो करंट डेंसिटी = क्या हो जाएगा, J = I/A हो जाएगा। और वहीं अगर मैं रिलेशनशिप की बात करता हूं करंट की ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, तो वो क्या हो जाती है, वो होती है बेटा I = NEA VD आप सभी का होता है। अगर मैं यहाँ पे करंट डेंसिटी की बात कर रहा हूं तो J = क्या हो जाएगा, I/A आप सभी का हो जाता है। तो I की जगह इसको रखोगे तो NEA VD आप सभी का हो जाएगा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, A। तो A से A कट गया, क्या आ जाएगा, NE VD आप सभी का है। यानी कि जब J की बात करोगे तो VD के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या हो जाएगा, VD के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप सभी का है। और वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो। अब बात आती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। मतलब क्या हुआ कि बोला कि मान लीजिए हम लोग जानते हैं कि यार कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना रैंडमली मोशन कर रहे थे, लेकिन अगर मैं कोई एक्सटर्नल फील्ड उस पर अप्लाई कर देता हूं तो उस केस में, यानी कि मान लीजिए मैंने बैटरी को कनेक्ट कर दिया, तो वहां पे हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। और आप जानते हो करंट क्या करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। तो उस केस के अंदर आप लोग बोलोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव होगी। तो हम लोग सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि यार आप लोगों का कोई कंडक्टर है, अगर वो कंडक्टर को क्या हो रहा था, एक्सटर्नल फील्ड आपने अप्लाई किया तो उसके इंफ्लुएंस में आके वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं, तो वो जिस वेलोसिटी से जाते हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह देते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह देते हैं। तो VD = क्या हो जाएगा, VD = हो जाएगा EE डिवाइडेड बाई M मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाता है, टाउ। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ये हो जाएगा बेटा VD का वेक्टर = माइनस का, यहाँ पे माइनस का EE का वेक्टर डिवाइडेड बाई M मल्टीप्लाई बाई टाउ। क्यों, क्योंकि सर देखो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वो वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। और वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव है, यानी कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इस वजह से माइनस हमने वहां पे लिखा है। इसके बाद में रिलेशनशिप की बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, किसके साथ, ये आपकी मोबिलिटी के साथ। उसके अलावा आप लोग ये देखते हो डेंसिटी के साथ। तो क्या चीजें, तो यहां पे देखो I = क्या होता है, बोला सर NEA VD आप सभी का होता है। यहीं पे एक टर्मिनोलॉजीज होती है जिसको आप लोग बोलते हो मोबिलिटी। क्या बोल देते हो बेटा, इसको आप लोग बोल देते हो मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होती है, म्यू = VD/E आप सभी का हो जाता है, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे VD की बात करता हूं तो VD = क्या हो जाएगा, बोला सर μE आप सभी का हो जाएगा। अगर ये μE है तो यहां पे रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, I = NEA μE आप सभी का हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इसको चेक कर पाओगे। वहीं अगर मैं ओम्स लॉ की बात करता हूं तो आप सभी जानते हो कि यार क्या हो जाएगा, V = IR हो जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। इसके बाद में अगर हम लोग आगे चलते हैं, आगे जाके चीजों को देखने की कोशिश करते हैं जिससे आपके और कंसेप्ट बनेंगे। तो सबसे पहले देखो इलेक्ट्रिक जो आपका रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, बोलो सर जब आप लोगों का करंट फ्लो हो रहा है तो उसके रास्ते में क्या करना है, रुकावट लेके आना है, हिंड्रेंस अगर करना है, जिसकी वजह से हम लोग करंट की वैल्यू है उसको रिड्यूस कर
कर पाए। तो उसके लिए आप लोग क्या लिखते हो, बोले सर यहां पे लिखोगे आई, वी इज इक्वल टू क्या हो जाता है भैया, वी इज इक्वल टू क्या हो जाता है आई आर, आप सभी का है, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी बाई आई है। यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज आप सभी की हो जाएगी। वहीं अगर रेजिस्टेंस को आप लोग लिखते हो तो रो एल अपॉन ए भी आप सभी इसको लिखते हो। यहाँ पे रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी होती है, एल यानी कि लेंथ होती है, ए फॉर एरिया होता है। अगर मैं यहाँ पे देखूं, आप लोगों ने एक रिलेशनशिप देखी हुई है ना, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी आप सभी का है। तो अगर इसके अंदर पूरे टर्म्स को लिख के अगर सॉल्व करता हूं तो आप सभी को यहाँ पे मिलता है कि भैया आर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ये हो जाता है एम डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टाउ, और ये क्या हो जाएगा एल डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है बेटा ए आप सभी का है। तो यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि ये तुम्हारी क्या है, रजिस्टिविटी है, तो रजिस्टिविटी क्या होगी, एम डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टाउ है। यानी कि सर आप बोलोगे सीधा सीधा कि रजिस्टिविटी जो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाउ के, अगर टाउ की वैल्यू बढ़ेगी तो रजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो आर के साथ लिखोगे तो ये आप लोगों के सामने आ गया, मैंने जो लिखा है एम एल एन ई स्क्वायर टाउ और ए आप सभी के सामने मैंने इसको लिख दिया है। तो इस तरीके से भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो अगर रेजिस्टेंस की बात है। दो तरीके का कॉम्बिनेशन होता है, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। आपके घरों के अंदर जो होता है वो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, आप सभी का होता है। याद रखिएगा, आपसे बोला जाएगा कि मुझे करंट अगर मैक्सिमम चाहिए तो कौन सा कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, तो बेटा उसके लिए आप लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन करोगे। क्यों, क्योंकि सर यहां पे आप लोग बोलोगे कि भैया वी बराबर क्या होता है आई आर होता है, आई बराबर क्या हो जाएगा वी बराबर क्या हो गया आई आर, आई बराबर क्या हो जाएगा वी बाई आर। आर की वैल्यू जितनी कम होगी करंट उतना ज्यादा आप सभी को देखने को मिलेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो कंडक्टेंस क्या होता है, बोले सर रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग कंडक्टेंस बोलते हैं, और वहीं जो रेजिस्टिविटी है उसका जो रेसिप्रोकल होता है, या मैं बोलूं कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी कॉल्ड कंडक्टिविटी, यानी कि कंडक्टिविटी आप लोग उसको कह देते हो। अब यहां पे एक और चीज आप सभी के सामने कि भैया पावर क्या हो जाता है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम होता है। एनर्जी को कहां से निकाल सकते हो, आ जाइए चैप्टर नंबर 2 के अंदर आप लोगों ने देखा होगा पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज होता है, हाँ या ना। अब मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूं, मैंने बोला कि एक पॉइंट इंफिनिटी के ऊपर है, वहां से किसी चार्ज को आप लोग उठा के लेके आ रहे हो उस गिवन पॉइंट के ऊपर, क्या कर रहे हो, उठा के लेके आ रहे हो उस गिवन पॉइंट के ऊपर, तो क्या होगा, बोले सर V बराबर W अपॉन Q हो जाएगा। और Q को क्या लिख सकते हो, बोले सर I इज इक्वल टू क्या होता है Q बाई टी है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू टी, तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा VIT। W इज इक्वल टू अगर VIT आप सभी इसको लिखते हो तो ये आ जाएगा VIT, T से T कट जाएगा VI हो गया। अब यहाँ पे V की जगह अगर वैल्यू को रखोगे V बराबर IR है तो I स्क्वायर R हो जाएगा। अगर इसी के अगर आप I स्क्वायर की जगह V स्क्वायर बाई R स्क्वायर लिखोगे तो एक R से एक R कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा V स्क्वायर बाई R आप सभी का आ जाता है। तो ये तुम्हारी क्या होती है बेटा, पावर होती है। अब इसके बाद में आता है टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। देखो यार क्या होता है यहाँ पे बेसिकली जो ये आप बात कर रहे हो कि किसकी बात कर रहे हो, मेटल की, किसकी कर रहे हो, मेटल की। अब मेटल के अंदर क्या होता है, एक खास प्रॉपर्टी होती है कि यार एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद में अगर टेम्परेचर आप सभी का इंक्रीज होता है ना, तो उस केस के अंदर जो मेटल है उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। रेजिस्टेंस अगर उसका इंक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी तो जो आपका टाउ है वो डिक्रीज होगा, टाउ डिक्रीज हो रहा है तो कंडक्टिविटी भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्यों, क्योंकि रेजिस्टिविटी आप सभी की इंक्रीज कर रही है। तो इस केस में आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा टी माइनस ये है, तो इसको क्या लिख सकते हो, बोले सर R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल टी आप सभी का है। तो ठीक है, तो यहां से अगर आप लोग अल्फा निकालना चाहोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा R1 डेल टी आप सभी का है। तो आपको पता है कि अगर आप लोगों का रेजिस्टेंस जो है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछा जाएगा कि टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, तो आप लोग बोलोगे कि आप लोगों के जो मेटल केस होता है, मेटल के केस में क्या हो जाता है, आप सभी का ये पॉजिटिव होता है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए रेजिस्टेंस पहले कितना था 50 ओम है, अब कितना हो गया, R2 की बात करोगे तो अब हो गया 100 ओम, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने पे। तो 100 माइनस 50 करोगे तो 50 आप लोगों का पॉजिटिव आएगा। वहीं अगर सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, इंसुलेटर की बात करते हैं, तो वहां पे आप लोगों का टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है ना वो नेगेटिव होता है, याद रख लीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग में आप सभी के होना चाहिए। इसके बाद में क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, बेसिकली बोलो सर ये हमारा क्या करता है, जो हमारी केमिकल एनर्जी है ना उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। दूसरी चीज यहाँ पे 3 टर्म्स होती है जिनको समझना जरूरी है। एक होता है आप लोगों का ई का मतलब होता है ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब क्या हुआ कि आप लोग यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस चेक कर रहे हो, और वो कब चेक कर रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को आप लोग तब चेक कर रहे हो जब आप लोगों का कोई भी एक्सटर्नल सर्किट कनेक्टेड नहीं है, तो उस केस के अंदर आप लोग यहाँ पे बात कर रहे हो, ठीक है, तो वो ईएमएफ हो गया। वहीं अगर आप लोगों ने कोई एक्सटर्नल सर्किट लगा रखा है और वहां पे आपका करंट फ्लो हो रहा है तो उसको आप लोग क्या बोलते हो, टर्मिनल वोल्टेज बोल देते हो। और वहीं आर की बात करते हो, स्मॉल आर क्या होता है कि जब आप लोगों का करंट सेल के थ्रू फ्लो होता है तो आपको पता है H2SO4 यानी कि डाइल्यूट H2SO4 आप सभी को है, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है ये जो है ये करंट के जो
लोग फ्लो होता है तो उसके रास्ते में क्या करते हैं, रुकावट लेके आते हैं, और रास्ते में रुकावट लाने की वजह से आप लोग बोलोगे कि वो क्या करेगा, अपोज करेगा करंट का। तो जो इंटरनली ये जो अपोज होता है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस आप सभी इसको कह देते हो। तो यहां पे आप लोग बोलोगे E इक्वल टू वी प्लस आई आर हो जाएगा, और V की बात करोगे तो E माइनस आई आर आप सभी का हो जाता है। यहां पे अगर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की बात करोगे तो आप लोग देखो यहां पे पहले केस जो लेते हो ना, इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, सारे जो सेल होते हैं ना उनको सेम सेम उठा लेते हैं। तो उस केस में अगर सीरीज के अंदर जाओगे तो आपको पता है कि अगर एक साथ बहुत सारे लगे होते हैं तो उसमें क्या करोगे, आई निकालोगे, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से आई निकालोगे तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा E डिवाइडेड बाई आर प्लस आर। आर स्मॉल आर का मतलब क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, कैपिटल आर का मतलब है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो आप लोगों ने लोड लगाया है। ठीक है बेटा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ई नेट में क्या हो जाएगा, बोले सर अगर n नंबर है तो n e हो जाएगा, r मतलब फिक्स है, एक ही होगा रेजिस्टेंस जो बाहर वाला होगा, प्लस में n r, क्योंकि सीरीज के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो सारे के सारे जुड़ जाते हैं, स्मॉल r की बात करते हैं, क्यों, क्योंकि हर एक सेल का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस आप सभी का होता है। ठीक है, और अगर मैं इसको पैरेलल में लगा देता हूं तो पैरेलल के केस में क्या हो जाएगा, पैरेलल में आपका पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है, तो E डिवाइडेड बाई आर प्लस कैप स्मॉल r डिवाइडेड बाई m। m क्यों लिया, क्योंकि n ऊपर लिया तो m मैंने नीचे ले लिया, क्यों, क्योंकि आप सभी जानते हो कि अगर पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस अगर इस तरीके से है, सोचना अगर पैरेलल के अंदर ये दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, पैरेलल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r, ये हो जाएगा r, तो आप क्या बोलोगे, बोलो सर r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा r इंटू r है डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा r प्लस r है, तो ये हो जाएगा बेटा r स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2r, एक r से एक r गया, कितना हो जाएगा r बाई 2 आप सभी का हो जाता है, क्या हो जाता है r बाई 2, यानी कि r बाई 2, अगर दो है तो दो आ गया नीचे, अगर m होंगे तो m नीचे आ जाएगा, तो इसलिए मैंने यहां पे m कर दिया। अगर दोनों की मिक्सिंग कर देते हो तो मिक्सिंग जो आप सभी मिक्स ग्रुपिंग की बात करते हो तो उस केस में क्या हो जाता है, I इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाई आर प्लस एन आर डिवाइडेड बाई m आप सभी का हो जाता है। तो थोड़ा सा आप सभी को इसको समझने की जरूरत थी। इसके बाद में आगे चलते हैं, आगे अगर हम लोग जाते हैं तो अब यहां पे देखो डिफरेंट सेल्स इन पैरेलल। अगर आप लोगों को ऐसा बोल रखा है कि आपके पास दो सेल हैं, अब दोनों सेलों का क्या है, ईएमएफ अलग अलग है, इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग है। अगर ऐसा केस आप सभी के सामने है तो उस केस में आप लोग क्या करोगे, बोले सर अगर ई इक्विवेलेंट निकालना है तो E1 को R2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, E2 को R1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, डिवाइडेड बाई कर दोगे टोटल रेजिस्टेंस से। तो यहां पे क्या हो जाएगा, E1 R2 E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, तो ये तुम्हारा हो गया। अगर मेरे को सिर्फ R की बात करने के लिए बोलेगा कि भाई R इक्विवेलेंट निकालिए, तो आप जानते हो R1 और R2 क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों पैरेलल में है, और जब R1 और R2 दोनों की दोनों पैरेलल में है तो उस केस में क्या हो जाएगा बेटा, ये तुम्हारा हो जाएगा R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 आप सभी का हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे किरचॉफ लॉ की बात करता हूं तो बेसिकली दो आप सभी के लॉ है, पहला आप लोगों का करंट में बात करेगा, दूसरा बात करेगा पूरी सर्किट के अंदर पोटेंशियल पे, यानी कि आप लोग वीक पे बात करोगे। तो यहाँ पे देखिए करंट की बात कर रहे हो तो यानी कि फर्स्ट लॉ बेसिकली इसको क्या बोलते हो, केसीएल बोलते हो, यानी कि किरचॉफ करंट लॉ बोल दीजिए या जंक्शन लॉ बोल दीजिए, क्योंकि बेसिकली हम लोग इसको जंक्शन पे बात करते हैं। अब जंक्शन का मतलब क्या होता है, बोला सर जहां पे मोर देन 2 ब्रांचेस कनेक्ट हो रही हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए इस तरीके से है, इस तरीके से अगर ये कनेक्टेड है, इस तरीके से क्या हो जाएगा बेटा, कनेक्टेड है, तो यहां पे इस तरीके से ये कनेक्टेड है, ठीक है, तो मोर देन 2 ब्रांचेस हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, बोला सर इनकमिंग करंट जो होगा वो आउटगोइंग करंट के बराबर होगा। इनकमिंग करंट को आप लोग प्लस से डिनोट करते हो, आउटगोइंग करंट को माइनस से डिनोट करते हो, ठीक है, आउटगोइंग को कनेक्ट को माइनस से डिनोट करोगे। तो इस केस में आप लोग बोलोगे कि इस जंक्शन की बात करोगे तो इसमें समिशन आई कितना हो जाता है बेटा, 0 हो जाता है। अब यहाँ पे करंट की बात हो रही है तो बेसिकली किस पे होगा, बोले सर ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड आप सभी का है, किस पे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। तो थोड़ा सा आप लोगों को ये ध्यान रखना है, यानी कि आप बोलोगे कि समिशन ऑफ आई इनकमिंग इज इक्वल टू क्या होगा, समिशन ऑफ आई आउटगोइंग के बराबर होगा। वहीं अगर समिशन ऑफ आई इनकमिंग की बात करोगे तो माइनस क्या हो जाएगा, समिशन ऑफ आउटगोइंग इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 आप सभी का हो जाता है। तो थोड़ा सा ये आप लोगों को पता होना चाहिए था। दूसरे की तरफ आते हैं तो ये होता है तुम्हारा सेकंड जो होता है ना, इसको लूप लॉ बोल देते हैं, या इसी को आप लोग बोल देते हो क्या, दूसरा लूप लॉ बोल देते हो या केवीएल बोल देते हो, यानी कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ आप लोग इसको बोल देते हो। यहां पे क्या होगा कि हम लोग पूरा सर्किट है उसके अंदर बात करेंगे, और जो एल्जेब्रिक सम होगा वी का वो कितना होगा, 0 के बराबर होगा पूरे सर्किट के अंदर। एल्जेब्रिक सम आप लोगों का क्या होगा, डिफरेंट सर्किट के अंदर एलिमेंट्स है उसका, क्लोज सर्किट के अंदर 0, यानी कि सर्किट आप लोगों का क्या होना चाहिए बेटा, क्लोज होना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे ये वैलिड नहीं होगा ओपन सर्किट के लिए। यहाँ पे आप लोग बोलोगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहले आप लोग बोलोगे कि देखो यार अगर सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस आप लोगों के हैं, अगर रेजिस्टेंस की बात कर रहे हो तो इस केस में आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। देखो एक होता है करंट की डायरेक्शन आई है, यहाँ पे क्या है आर है, यहाँ पे आई है, ये आर है। आपको पता होना चाहिए लूप की डायरेक्शन आप लोग चेक करोगे, करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन अगर सेम है तो वी बराबर क्या लिखोगे, माइनस का आई आर। अगर आप लोगों की लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अगर दोनों के अलग अलग है तो वी बराबर क्या हो जाएगा, प्लस आई आर आप सभी का हो जाएगा। वहीं अगर देखो यहाँ पे दोनों अलग अलग है, देखो दोनों चीज क्या है, अलग अलग है, तो क्या होगा, इसको हटा देता हूं मैं, नीचे ले लेता हूं इसको, क्योंकि दोनों फिर आपको सेम सेम लगेगा इस वजह से, ठीक है। तो मैंने बोला कि सर यहां देख लो ये अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू प्लस आई
बाई आर आप सभी का हो जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप लोग बोलते हो कि सर मेरे पास कोई भी एक बैटरी है, ये प्लस है ये माइनस है, अगर प्लस है माइनस है तो उस केस में अगर ये प्लस से एंटर कर रहा है माइनस से बाहर निकल रहा है तो माइनस ई लिखेंगे, ये प्लस है ये माइनस है, माइनस से एंटर कर रहा है प्लस से बाहर निकलेगा तो ये प्लस ई हम लोग इसको बोल देंगे। तो ये आप सभी के सामने सारी चीजें हो गई हैं। अब इसके बाद में आता है जो होता है वो होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज इंपॉर्टेंट है बेटा बेसिकली, क्यों? क्योंकि सर इसके द्वारा हम लोग रेजिस्टेंस अननोन रेजिस्टेंस है उसको फाइंड आउट कर पाते हैं। यहाँ पे चार रेजिस्टेंस होते हैं, चार रेजिस्टेंस होते हैं, बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है। अगर आपका सर्किट पूरा का पूरा बैलेंसिंग कंडीशन में होता है, यानी कि सर इस वाले का पोटेंशियल इस वाले पोटेंशियल के बराबर होगा, तो सर्किट के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगा। और जब करंट के अंदर कोई फ्लो नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, बैलेंसिंग कंडीशन में। और बैलेंसिंग कंडीशन क्या होती है बेटा, P डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू Q बाई S, या P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S लिख सकते हो। आपको पता होना चाहिए P और Q का रेशो R और S के बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं है, या चाहे P और Q का रेशो Q और S के बराबर होना चाहिए, रेशो बराबर होने चाहिए। अगर रेशोस बराबर हैं तो देन कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई होप कि आप लोगों ने पूरे चैप्टर का रिवीजन बहुत अच्छे से कर लिया है, बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में आप सभी को ये पूरा करा दिया है, जिससे क्या है कि आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई डाउट कोई परेशानी रहती है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखेगा और बताइएगा कि ये सीरीज कैसी लग रही है आप सभी को। और भाई अपने दोस्त हैं फ्रेंड्स से सभी को शेयर करा करो यार, बहुत मेहनत लग रही है इन पीपीटीज को डिजाइन करने में। देखो आपको पता है कि जिससे आपको सारी चीजें बहुत अच्छे जगह एक साथ ही मिल जाएं, इसलिए मैं बहुत मेहनत लग रही है, तो इस मेहनत का फायदा तभी होगा जब ये बहुत सारे लोगों तक ये पहुंचेगी, ठीक है बेटा। इसके अलावा आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए अड्डा 24/7 साइंस के चैनल के ऊपर। अगर कोई डाउट है तो gajendra.kumar@adda247.com पे मेल कर सकते हो। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और सुबह 7 बजे मेरे सेशन हो रहे हैं रेगुलरली, तो आप लोग उसके अंदर जुड़िए, अपने कॉन्सेप्ट उनको बूस्ट करिए। सो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय टू ऑल।